हेलो एवरीवन, आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 10th की हिंदी की बुक क्षितिज की चैप्टर नंबर 17, जो हिंदी क्षितिज बुक की लास्ट चैप्टर है। और इस चैप्टर का नाम है संस्कृति, जो कि एक निबंध है और इनके राइटर हैं भदंत आनंद कौशल्यायन जी। राइट। तो आज की जो चैप्टर है, इससे हमारी हिंदी की जो क्षितिज बुक है उसके सारे चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और आने वाले वीडियोस में हम लोग दूसरे सब्जेक्ट्स के चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और इसके अलावा एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के लिए कुछ क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यूज़ को भी सॉल्व करेंगे। राइट। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले भदंत आनंद जी ने जो ये निबंध लिखा है, इसमें क्या हमें जानकारी मिलेगी ये हम पढ़ लेते हैं। संस्कृति निबंध हमें सभ्यता और संस्कृति से जुड़े अनेक जटिल प्रश्नों, अनेक कठिन प्रश्नों से टकराने की प्रेरणा देता है। इस निबंध में भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने अनेक एग्जाम्पल्स देकर, अनेक उदाहरण देकर ये बताने की कोशिश की है कि सभ्यता और संस्कृति किसे कहते हैं। दोनों एक ही चीज़ है या फिर अलग अलग चीज़ें हैं। वे सभ्यता को, कौन? भदंत आनंद जी सभ्यता को संस्कृति का परिणाम मानते हुए, यानी रिजल्ट मानते हुए कहते हैं कि मानव संस्कृति अविभाज्य वस्तु है। जो इंसान की जो कल्चर है, जो संस्कृति है, वो अविभाज्य मतलब डिवाइड नहीं की जा सकती। उन्हें संस्कृति का बंटवारा करने वाले लोगों पर आश्चर्य होता है और दुख भी होता है। उनकी दृष्टि में, यानी लेखक की दृष्टि में, जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं होता वो ना सभ्यता है और ना संस्कृति। राइट। तो चलिए चैप्टर में संस्कृति के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे और साथ में हम सभ्यता को भी जानेंगे। लेखक कहते हैं जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं उन और जिनका उपयोग, यानी कि जिनका यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ऐसे दो शब्द हैं। एक है सभ्यता और दूसरी है संस्कृति। राइट। इन दो शब्दों के साथ जब अनेक विशेषण लग जाते हैं। राइट। विशेषण किसे कहते हैं? आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में, जिसे एडजेक्टिव कहते हैं। राइट। तो राइटर कह रहे हैं कि ये जो सभ्यता और संस्कृति है, जब इनके साथ अनेक विशेषण लग जाते हैं एग्जाम्पल्स के लिए, जैसे भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक सभ्यता, तब दोनों शब्दों का जो थोड़ा बहुत अर्थ है वो समझ में आया रहता है। मतलब जो थोड़ी बहुत अर्थ है वो समझ में आती है, लेकिन वो भी गलत सलत हो जाता है। राइट। तो यहाँ पर भौतिक सभ्यता जब क्या है, सभ्यता एक संज्ञा है और भौतिक क्या हो गई, विशेषण। राइट। और विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। तो भौतिक विशेषण है, सभ्यता संज्ञा है, आध्यात्मिक यानी विशेषण है, और साथ में सभ्यता एक संज्ञा है। तो जो राइटर है वो कह रहे हैं कि भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक सभ्यता, ये जो दो शब्द हैं उनका मतलब तो थोड़ा बहुत समझ में आता है, लेकिन वो भी गलत सलत हो जाता है। क्या ये एक ही चीज़ है या फिर दो अलग अलग चीज़ें हैं? यदि दो हैं तो दोनों में क्या फ़र्क है, हम इसे अपने तरीके पर समझने की कोशिश करें। ये राइटर हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो नॉइज़ बैकग्राउंड से आ रही है उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। अब राइटर कहते हैं कि कल्पना कीजिए, मान लीजिए उस समय की जब मानव समाज का अग्नि देवता से साक्षात नहीं हुआ था। यानी जो मानव समाज है उस समय आग के बारे में जो नहीं जानते थे, कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन आज तो घर घर चूल्हा जलता है। जिस आदमी ने पहले पहल आग का आविष्कार किया, इन्वेंट किया होगा, वो कितना बड़ा आविष्कर्ता होगा, कितना बड़ा इन्वेंटर होगा। अब राइटर कहते हैं कि अथवा कल्पना कीजिए कि उस समय की जब मानव को सुई धागे का परिचय ना था, सुई धागे के बारे में जानकारी नहीं थी, जिस मनुष्य के दिमाग में पहले पहल बात आई होगी कि लोहे के एक टुकड़े को घिसकर उसके एक सिरे को छेद कर और छेद में धागा पिरोकर कपड़े के दो टुकड़े एक साथ जोड़े जा सकते हैं, वो भी कितना बड़ा आविष्कर्ता रहा होगा। इन्हीं दो एग्जाम्पल्स पर विचार कीजिए। पहले एग्जाम्पल में एक चीज़ है, किसी व्यक्ति विशेष की आग का आविष्कार कर सकने की शक्ति, और दूसरी चीज़ है आग का आविष्कार। तो यहाँ राइटर क्या कह रहे हैं कि जो दोनों एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं, तो पहले एग्जाम्पल्स को जब हम देखते हैं तो उसमें हमें एक चीज़ मिलती है, और वो चीज़ क्या है कि किसी व्यक्ति की आग के आविष्कार करने की जो एबिलिटी थी, एक वो हमें मिलती है, और दूसरी चीज़ हमें उसमें मिलती है आग का आविष्कार। इसी प्रकार दूसरे सुई धागे के उदाहरण में
एक चीज़ है सुई धागे का आविष्कार कर सकने की ताकत, शक्ति, और दूसरी चीज़ है सुई धागे का आविष्कार। यानी दोनों एग्जाम्पल्स में हमें दो दो चीज़ें देखने को मिलती है। यानी दोनों एग्जाम्पल्स में हमें क्या देखने को मिलती है, दो चीज़ें हमें पता चलती है दोनों एग्जाम्पल्स में। जिस योग्यता, प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल पर आग का व सुई धागे का आविष्कार हुआ, मीन्स कि ये जो मनुष्य ने आविष्कार किया वो किसकी बदौलत किया, अपने योग्यता की बदौलत, अपनी प्रवृत्ति की बदौलत, अपनी प्रेरणा की बदौलत, राइट। आग और सुई धागे का आविष्कार हुआ, वो है व्यक्ति विशेष की संस्कृति। यानी कि जो मनुष्य अपनी एबिलिटी, अपनी प्रेरणा, अपनी शक्ति, अपनी योग्यता, अपनी प्रवृत्ति, इन सब का यूज़ करते हुए जब वो कोई चीज़ आविष्कार करता है तो वो सारी चीज़ें जिनका वो यूज़ कर रहा है वो होती है उसकी संस्कृति। और संस्कृति के द्वारा जो आविष्कार हुआ है, जो चीज़ उसने अपने तथा दूसरों के लिए आविष्कृत किया, इन्वेंट किया, उसका नाम है सभ्यता। जिस व्यक्ति में पहली चीज़ जितनी अधिक व जैसी परिष्कृत मात्रा में होगी वो व्यक्ति उतना ही अधिक व वैसा ही परिष्कृत आविष्कर्ता होगा। डेफिनेटली अगर किसी व्यक्ति के, किसी मनुष्य के पास अगर वो सारी चीज़ें होंगी, वो सारी एबिलिटी होंगी जिससे कि वो आविष्कार कर सकता है, तो उसका जो आविष्कार है वो ज़्यादा होगा, यानी वो परिष्कृत आविष्कर्ता होगा। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज़ की खोज करता है। अब संस्कृत व्यक्ति कौन है, जिसमें एबिलिटीज़ हैं, राइट, तो वो एक संस्कृत व्यक्ति है। तो एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज़ की खोज करता है, लेकिन उसकी जो संतान है, उसकी जो आने वाली जो पीढ़ी है वो अपने पूर्वज से अनायास ही प्राप्त हो जाती है। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने किसी भी नए तथ्य का दर्शन किया वो व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है, और उसकी संतान जिसे अपने पूर्वज से वो वस्तु अनायास ही प्राप्त हो गई है वो अपने पूर्वज की भांति सभ्य भले ही बन जाए, संस्कृत नहीं कहला सकता। तो यहाँ पर राइटर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी आविष्कर्ता जिसने भी आविष्कार किया है वही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है। भले ही उसकी जो पीढ़ी है उसे वो आविष्कार किए हुए जो चीज़ें हैं वो भले ही आने वाली पीढ़ी को मिल जाए, वो भले ही उसका यूज़ करके सभ्य बन जाए, लेकिन जो वास्तविक संस्कृत व्यक्ति कौन है, वो जिसने आविष्कार किया है अपनी योग्यता, अपनी एबिलिटी के बल पर। आगे राइटर कहते हैं कि एक आधुनिक उदाहरण लें। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया, वो संस्कृत मानव था। आज के युग का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से तो परिचित है ही, लेकिन उसके साथ उसे और भी अनेक बातों का ज्ञान प्राप्त है जिनसे शायद न्यूटन अपरिचित ही रहा। ऐसा होने पर भी हम आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को न्यूटन की अपेक्षा अधिक सभ्य भले ही कह सके, पर न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कह सकते। इसका कारण क्या है? क्योंकि न्यूटन ने ही सबसे पहले वो गुरुत्वाकर्षण की बातें बताई थी। अब उनके सिद्धांत को फॉलो करके जो आज के जो भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी हैं, जो साइंटिस्ट हैं जितने सारे, उनके ही सिद्धांत का यूज़ करके उन्होंने बहुत सारी बातें जानकारियाँ प्राप्त की हैं, राइट। तो भले ही हम आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को न्यूटन की अपेक्षा ज़्यादा सभ्य भले ही कह सकें, लेकिन न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कह सकते। आग के आविष्कार में कदाचित पेट की ज्वाला की प्रेरणा एक कारण रही। सुई धागे के आविष्कार में शायद शीतोष्ण से बचने, ठंड से बचने तथा शरीर को सजाने की प्रवृत्ति का विशेष हाथ रहा। अब कल्पना कीजिए उस आदमी की जिसका पेट भरा है, जिसका तन ढका है, लेकिन जब वो खुले आकाश के नीचे सोया हुआ रात के जगमगाते तारों को देखता है तो उसको केवल इसलिए नींद नहीं आती क्योंकि वो ये जानने के लिए परेशान है कि आखिर ये मोती भरा थाल क्या है। यानी यह राइटर कह रहे हैं कि आग का आविष्कार शायद इसीलिए हुआ होगा क्योंकि ये पेट की ज्वाला की प्रेरणा का एक कारण रही होगी। यानी कि जब इंसान को भूख लगा तो उस भूख लगने के कारण वो शिकार करता था। अब जब शिकार कर लेता तो वो अपने भोजन को स्वादिष्ट और अच्छा पचाने लायक बनाने के लिए शायद आग का आविष्कार
हुआ होगा। और सुई धागे का आविष्कार शायद इसलिए हुआ होगा कि जो मनुष्य है वो अपने आप को शीतोष्ण से, ठंड से बचा सके और अपने शरीर को सजा सके। लेकिन अब आगे कल्पना करने के लिए राइटर कह रहे हैं कि उस एक आदमी है जिसका पेट बहुत भरा हुआ है, जिसका तन ढका हुआ है, लेकिन जब वो खुले आकाश के नीचे सोता है तो रात के जगमगाते तारों को देखकर वो सिर्फ इसलिए उसे नींद नहीं आती क्योंकि वो ये जानने के लिए परेशान होता है कि आखिर ये मोती भरा थाल क्या है। पेट भरने और तन ढकने की इच्छा मनुष्य की संस्कृति की जननी नहीं है, यानी कि मनुष्य की जो संस्कृति है वो सिर्फ पेट भरने और तन ढकने की वजह से नहीं है। पेट भरा और तन ढका होने पर भी ऐसा मानव जो वास्तव में संस्कृत है निठल्ला नहीं बैठ सकता। अपनी सभ्यता का एक बड़ा अंश हमें ऐसे संस्कृत आदमियों से ही मिला है जिनकी चेतना पर स्थूल भौतिक कारणों का प्रभाव प्रधान रहा है, किंतु उसका कुछ हिस्सा हमें मनुष्यों से भी मिला है जिन्होंने तथ्य विशेष को किसी भौतिक प्रेरणा के वशीभूत होकर नहीं बल्कि उनके अपने अंदर की सह संस्कृति के ही कारण प्राप्त किया है। रात के तारों को देखकर ना सो सकने वाला मनीषी हमारे आज के ज्ञान का ऐसा ही प्रथम पुरुष करता है। यानी राइटर कह रहे हैं कि रात में तारों को देखकर उसके बारे में जानने की जो जिज्ञासा है उसके अंदर पैदा हुई, तो उसे देखकर ना सो सकने वाला जो मनुष्य है, आज हमारे सामने का जो ज्ञान है उस ज्ञान का प्रथम पुरुषकर्ता वही मनुष्य है जिसने रात के तारों को देखकर सो नहीं पाया और उसके बारे में जानकारी लेना और उसके बारे में जानने की जिज्ञासा उसके मन में थी। आगे राइटर कह रहे हैं कि भौतिक प्रेरणा, ज्ञानेप्सा, क्या ये दो ही मानव संस्कृति के माता पिता हैं? दूसरे के मुंह में कौर डालने के लिए जो अपने मुंह का कौर छोड़ देता है उसको ये बात क्यों और कैसे सूझती है? रोगी बच्चे को सारी रात गोद में लिए जो माता बैठी रहती है वो आखिर ऐसा क्यों करती है? सुनते हैं कि रूस का भाग्य विधाता लेनिन अपनी डेस्क में रखे हुए डबल रोटी के सूखे टुकड़े स्वयं ना खाकर दूसरों को खिला दिया करता था। वो आखिर ऐसा क्यों करता था? संसार के मजदूरों को सुखी देने का जो सपना देखते हुए कार्ल मार्क्स ने अपने सारी ज़िंदगी दुख में बिता दिया, और इन सब से बढ़कर आज नहीं, आज से 2500 वर्ष पूर्व सिद्धार्थ ने अपना घर केवल इसलिए त्याग दिया कि किसी तरह तृष्णा के वशीभूत लड़ती कटती मानवता सुख से रह सके। तो जो ये सिद्धार्थ हैं वो कौन थे? वो गौतम बुद्ध हैं। ठीक है, तो उन्होंने अपने घर का त्याग इसलिए कर दिया था क्योंकि उनके मन के अंदर जो जिज्ञासा थी जानने की, जीवन क्या है और बुढ़ापा क्या है, ये सारी चीज़ें जानने की जो जिज्ञासा थी उसी की कारण वो उन्होंने अपना घर त्याग दिया था ताकि वो मानवता के लिए जी सके और ये जो जिज्ञासा है उसको अच्छी तरह से पहचान सके, जान सके। हमारी समझ में मानव संस्कृति की जो योग्यता आग व सुई धागे का आविष्कार कराती है वो भी संस्कृति है, जो योग्यता तारों की जानकारी कराती है वो भी संस्कृति है, और जो योग्यता किसी महामानव से सर्वस्व त्याग कराती है वो भी संस्कृति है। तो राइटर के अनुसार संस्कृति क्या है? लेखक के अनुसार संस्कृति वो है कि ऐसी योग्यता जिसके कारण सुई धागे का आविष्कार हुआ, ऐसी योग्यता जो तारों की जानकारी कराती है, और ऐसी योग्यता जो किसी महामानव ग्रेट पर्सन से सर्वस्व त्याग कराती है। यानी कि जो ग्रेट मानव क्या होता है? जो अपना सारा कुछ निछावर कर देता है। जैसे कि भगवान बुद्ध जो थे उन्होंने अपना महल छोड़ दिया, अपना राजपाट छोड़ दिया था, राइट। तो ऐसी योग्यता महामानव से सर्वस्व त्याग कराती है, वो भी संस्कृति है। और सभ्यता, अब वो क्वेश्चन कर रहे हैं उसका आंसर भी आ गया है। और सभ्यता है संस्कृति का परिणाम। हमारे खाने पीने के तरीके, हमारे ओढ़ने पहनने के तरीके, हमारे गमनागमन के साधन यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के जो साधन होते हैं, हमारे परस्पर कट मरने के तरीके, सब हमारी सभ्यता है। मानव की जो योग्यता उसे आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, हम उसे उसकी संस्कृति कहें या असंस्कृति। और जिन साधनों के बल पर वो दिन रात आत्मविनाश में जुटा हुआ है उन्हें हम उसकी सभ्यता समझे या असभ्यता। संस्कृति का यदि कल्याण की भावना से नाता टूट जाएगा तो वो असंस्कृति होकर ही रहेगी, और ऐसी संस्कृति का अवश्यंभावी परिणाम असभ्यता के अतिरिक्त दूसरा क्या होगा?
संस्कृति के नाम से जिस कूड़े करकट के ढेर का बोध होता है वो ना संस्कृति है ना रक्षणीय वस्तु, यानी रक्षा करने के काबिल जो वस्तु है वो भी नहीं है। वो क्षण क्षण परिवर्तन होने वाले संसार में किसी भी चीज़ को पकड़ कर बैठा नहीं जा सकता। मानव ने जब जब प्रज्ञा और मैत्री भाव से किसी नए तथ्य का दर्शन किया है तो उसने कोई वस्तु नहीं देखी है जिसकी रक्षा के लिए दलबंदियों की ज़रूरत है। आगे वो कहते हैं कि मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, और उसमें जितना अंश कल्याण का है, यानी उसमें जितना पार्ट कल्याण का है, परोपकार का है, वो अकल्याणकार की अपेक्षा श्रेष्ठ ही नहीं स्थायी भी है। राइट, यानी कि जो भी पार्ट कल्याण का है, दया भावना का है, वो अकल्याणकारी की अपेक्षा सिर्फ श्रेष्ठ ही नहीं है, उत्तम ही नहीं है, स्थायी भी है। राइट, तो ये थी भदंत आनंद जी की लिखी हुई निबंध संस्कृति। आई होप आपको समझ में आई होगी। समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और यस शेयर भी करना मत भूलिएगा, और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, और जल्दी से 100 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट करवा लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक दूसरे सब्जेक्ट के चैप्टर के साथ। थैंक यू।